अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाइडेंस चैप्टर नंबर 24 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग हाइपोवोलीमिक शॉक। हाइपोवोलीमिक शॉक वो शॉक होता है जिसमें कि बॉडी वॉल्यूम और स्पेसिफिकली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ओके नाउ, अब ब्लड वॉल्यूम कम क्यों होता है? ये हो सकता है ओवरऑल हेमरेज की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग अगर हो रही हो, या डायरिया हो जाए, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, या फिर इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक की वजह से, या फिर बर्न्स की वजह से। इन तमाम कॉजेज़ की वजह से बेसिकली देर इज़ डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो यू नो देर इज़ डिक्रीज्ड मीन सिस्टैमिक फिलिंग प्रेशर, और मीन सिस्टैमिक फिलिंग प्रेशर कम होगा तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, और वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो दैट इज बेसिकली शॉक। ठीक है, तो ये है सिंपल सा हाइपोवोलेमिक शॉक। अब जैसे ही हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उस तो फौरन, और ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो फौरन काफ़ी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिंपथेटिक रिफ्लेक्स कंपनसेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। वो सिंपथेटिक डिस्चार्ज क्या करेगा? वो तीन तरह के काम करेगा। नंबर वन, वो आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन करेगा। आर्टीरियोल्स की कंस्ट्रक्शन से टीपीआर बढ़ जाती है, यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ गया आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन से। दूसरा है कि जब सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो वो वीनस रेजरवायर्स की कंस्ट्रक्शन भी करता है। एक तरफ तो आर्टीरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ सिंपथेटिक डिस्चार्ज वीनस कंस्ट्रक्शन भी करता है, वीनस में भी स्पेसिफिकली वीनस रेजरवायर्स की कंस्ट्रक्शन। जब वीनस रेजरवायर्स की कंस्ट्रक्शन होती है तो ढेर सारा वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, और जब कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह सिंपथेटिक जो रिफ्लेक्स है, डिस्चार्ज है, वो जाके हार्ट का रेट भी बढ़ाता है और हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ाता है। इतना बढ़ाता है कि 160 टू 180 बीट्स पर मिनट तक चला जाता है। ठीक है, तो जब हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपको पता है दोनों चीज़ें बढ़ने से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन ईच मिनट वो बढ़ जाता है, तो बेसिकली कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम ये कलर कोडिंग देखो तो यहाँ पे पिंक में ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर, देन ग्रीन में कार्डिक आउटपुट, और ब्लू में वीनस रिटर्न। ठीक है, अब ये तीनों मैकेनिज्म्स अगर आप गौर करो तो तीनों मैकेनिज्म्स ही ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो कार्डिक आउटपुट को कौन से मैकेनिज्म बढ़ा रहे हैं? तो ये दो मैकेनिज्म्स कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन कार्डिक आउटपुट को डायरेक्टली नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर गाइडेंस में लिखा हुआ है कि जी सिंपथेटिक नर्वस रिफ्लेक्स जो है ना, उसका ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है? मेंटेनिंग द आर्टीरियल प्रेशर और मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट। तो हम कहेंगे सिंपथेटिक डिस्चार्ज का ज़्यादा इफेक्ट इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू कार्डिक आउटपुट, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये मेंटेन कर रहा है बाय थ्री मैकेनिज्म। आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, वीनस रेजरवायर कंस्ट्रक्शन से भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रक्शन बढ़ा के भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, और जो जो कहते हैं कार्डिक आउटपुट है वो इन दो मैकेनिज्म से बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक जस्ट अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसमें ये आप कर सकते हैं कि जी सिंपथेटिक नर्वस रिफ्लेक्स का ज़्यादा इफेक्ट किस पे है? आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाने पे या कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने में? तो आप कहेंगे इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट इन मेंटेनिंग आर्टीरियल प्रेशर एज कम्पेयर टू मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को भी सिंपथेटिक नर्वस रिफ्लेक्स मेंटेन करता है, मगर मीन आर्टीरियल प्रेशर को ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जस्ट एक एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से देख लो। दूसरा फिर उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा, जब यहाँ पे सारी आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन हो गई है तो अगर ये कंस्ट्रक्शन तो फिर अगर सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होने से यही कंस्ट्रक्शन ब्रेन में और हार्ट की कॉर्नरी ब्लड वेसल के अंदर हो जाए तो फिर तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो भाई उसका उसका आंसर ये है कि नहीं, ब्रेन में और कार्डिक वेसल्स में, कॉर्नरी वेसल्स में की कंस्ट्रक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर फाइनली उनका अपना ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, विजो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देता।
ठीक है, और इन ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, इवन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा भी हो जाए, अनटिल अनलेस बीपी बहुत ही ज़्यादा ना गिर जाए, अनटिल अनलेस बीपी लेस देन 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ना गिर जाए, तब तक ये जो ऑर्गन्स हैं ब्रेन और हार्ट, ये अपनी ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करते हैं। ऑटो रेगुलेट से मुराद है कि इनका जितना मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म डिफाइन करेगा कि कितनी ब्लड सप्लाई आएगी, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज नहीं डिफाइन करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगी, चलो हार्ट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगी, और अगर हार्ट का मेटाबॉलिज्म कम है तो कम ब्लड सप्लाई आएगी। ठीक है, ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को ओवरराइड कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब हाइपोवोलेमिक शॉक के बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो सिंपल से ये कुछ कॉज तो हमने यहाँ पे बता दिए, हेमरेज, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, बर्न, दीज आर द फेमस वंस। मगर फिर भी अगर हम देखें तो 3 तरह के कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ऑल कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी, उनके ये कॉजेज़ हैं। देन हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय ट्रॉमा, उसके ये कॉज हैं। और फिर दिस हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय प्लाज्मा लॉस, जिनके ये 2 कॉज, यहाँ पे कॉजेज लिखे हुए 3 तरह के। तो पहले वो कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि तमाम कंपार्टमेंट्स में से फ्लूइड लॉस हो रहा है और ओवरऑल बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। वो हैं फेमस वन, वही सारे जो पहले डिस्कस किए थे कि जी एक्सेसिव स्वेटिंग भी में भी तमाम बॉडी ऑर्गन से ही वाटर लॉस होता है, डायरिया, वॉमिटिंग में भी तमाम बॉडी और बॉडी कंपार्टमेंट से, ऑल फ्लूइड कंपार्टमेंट से। ऑल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर, एक्स्ट्रावेस्कुलर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है ना, एक तो इंट्रासेलुलर होता है और एक एक्स्ट्रासेलुलर होता है फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फिर आगे इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, तो इन तमाम कंपार्टमेंट्स की बात हो रही है, इन तमाम कंपार्टमेंट से फ्लूइड लॉस होगा इन सारे कॉजेज में। ठीक है, स्वेटिंग में तमाम कंपार्टमेंट से लॉस होगा, ओवरऑल डिहाइड्रेट होगी बॉडी। जब तमाम कंपार्टमेंट से लॉस होता है फ्लूइड तो हम कहते हैं ओवरऑल डिहाइड्रेट होगी बॉडी। तो स्वेटिंग में भी डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी ओवरऑल, डायरिया और वॉमिटिंग में भी ओवरऑल डिहाइड्रेट होगी, तमाम कंपार्टमेंट से लूज़ होगा। जब किडनी का कोई मसला है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द किडनीज हो रहा है, तो उसमें भी फ्लूइड लॉस विल बी फ्रॉम ऑल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अगर आप वैसे ही पानी पीना कम कर दें, फ्लूइड इनटेक कम कर दें और इलेक्ट्रोलाइट्स का इनटेक कम कर दें तो भी ऑल कंपार्टमेंट से लॉस होगा। ठीक है, और फिर फाइनली अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स का कोई मसला है, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसमें क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरॉन बनाना होता है। एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम को और वाटर को रीएब्जॉर्ब कराना होता है। तो अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी क्योंकि सोडियम और वाटर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन वी हैव कि जी हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय ट्रॉमा। अच्छा, ट्रॉमा में क्यों? ट्रॉमा में इसलिए कि जैसे ही ट्रॉमा होता है तो बेसिकली अक्सर एक्सीडेंट्स में क्या इशू होता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। जब ब्लीडिंग होगी तो उसमें फिर डेफिनेटली वो शॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कि अगर हेमरेज नहीं हुआ, विजिबल हेमरेज नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी ऐसा ट्रॉमा हुआ है कि विजिबली तो कोई कट नहीं लगा, बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई, नज़र नहीं आ रही, मगर एक्सटेंसिव कंट्यूजन्स ऑफ द बॉडी कैन डैमेज द कैपिलरीज। बाहर ब्लीड नहीं हुआ मगर अंदर बॉडी की कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं उस ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मारा इस तरह करके। ठीक है, तो इंटरनल कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से इंटरनली एक्सेसिव लॉस ऑफ प्लाज्मा हो जाता है इनटू द टिश्यूज़, तो वो भी ब्लड वेसल से बाहर ही आ जाता है। तो उसमें भी नज़र नहीं आता मगर अक्सर उसमें भी उस हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ बंदा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा कॉज है प्लाज्मा लॉस, कि जी खाली प्लाज्मा का लॉस हो गया। ठीक है, आपको पता ना ब्लड की कंपोजिशन में एक तो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फिर प्लाज्मा होता है। ठीक, तो प्लाज्मा के लॉस की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन्स हैं अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो इससे पीछे वाले पॉइंट पे
कि डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी। डिस्टेंशन क्यों होना शुरू हो जाएगी? फर्स्ट ऊपर से आपने स्टोमक में खाना खाया हो, खाना नीचे आते 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 डाइजेस्ट होते 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 इंटेस्टाइन में आके इस पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब इस पॉइंट पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो इससे पीछे वाले पॉइंट पे सारा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फूड और काइम सारा कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे वाले पार्ट की डिस्टेंशन हो जाएगी। आगे ब्लॉकेड है, पीछे डिस्टेंशन है। तो जैसे ही डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन्स होती है, तो डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन जब भी होती है तो उस इंटेस्टाइन फॉर्म से इंटेस्टाइन, ये इसके ऊपर जो ब्लड वेसल होंगी ना, और इसको हमने डिस्टेंड कर दिया, तो इस पार्ट के ऊपर जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी ना, वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पड़ रहा होता है डिस्टेंशन की वजह से। तो जैसे ही डिस्टेंशन होती है तो डिस्टेंडेड पार्ट की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, स्पेशली उनका वीनस ब्लड उनके अंदर ब्लॉक हो जाता है। वीनस ब्लड के ऊपर तो आप जब भी प्रेशर डालें तो फ़ौरन ब्लॉक हो जाता है ना, तो वीनस ब्लड वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगी तो इसके पीछे जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आगे ब्लॉकेड हो जाएगा, ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो जाएंगी, तो फिर पिछली साइड पे इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन की जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर देयर विल बी इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब आपको पता है जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड बाहर मूव करना शुरू कर देता है, लीकेज होनी शुरू कर देती है। लीकेज शुरू होगी और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ये इतनी लीकेज शुरू हो जाती है कि फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी लीक आउट करने शुरू हो जाती हैं इंटेस्टाइनल कैपिलरी से। वो लीक आउट करके कहाँ आएंगी, वो लीक आउट करके इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं कि इतना फ्लूइड और इतना प्लाज्मा बाहर आ जाता है कि दिस लीड्स टू शॉक बिकॉज ऑफ प्लाज्मा लॉस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक और है कि बर्न्स। जब भी मेजर एरिया ऑफ द बॉडी को बर्न हो जाए ना, जल जाए, तो ऊपर से एक प्रोटेक्टिव लेयर उतर जाती है, ठीक है। तो बर्न्स की कंडीशन में भी स्वीयर प्लाज्मा लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये जब बर्न्स में प्लाज्मा लॉस होता है तो इसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इंटरेस्टिंगली जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक है तो देखो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया मगर नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड नहीं कम हुए, अनटिल अनलेस वो ब्लीडिंग नहीं हो रही थी ट्रॉमा की वजह से। तो क्या होगा, पीछे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द फ्लूइड का कंपोनेंट, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और जब भी आपको पता है किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाए तो उसको मूव करने में वो स्लगिशनेस आ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाता है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह की हनी है, शहद है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मूवमेंट स्लगिश होती है, तो वो फिर उस वहाँ पे ब्लड की मूवमेंट भी स्लगिश हो जाती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में मसला तो सिर्फ वॉल्यूम का था, फिर ब्लड प्रेशर का था, वो करते करते मसला फिर बढ़ता ही जाता है, ठीक हो गया। तो ये था हाइपोवोलेमिक शॉक। पहले हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, फिर उसमें हमने पढ़ा था कि उसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स कौन से उसमें काम करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इसके एग्जैक्टली कॉजेज़ क्या हैं। और कॉजेज़ में 3 तरह के कॉजेज़ थे। पहला कॉज जिसमें ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो रही है तमाम कंपोनेंट्स, तमाम कंपार्टमेंट्स में से, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में से, जिसमें सारी फेमस चीज़ें आती हैं, स्वेटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है। फिर ट्रॉमा की वजह से जो ब्लीडिंग होती है, और फिर प्लाज्मा लॉस। प्लाज्मा लॉस कौन सी है? 2 याद रखनी है प्लाज्मा लॉस में, एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरी बर्न्स, ठीक हो गया। और फाइनली ये कि जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक होगा ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाएगा, ठीक हो गया। सो दिस वाज हाइपोवोलेमिक शॉक। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।